सब लोग आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेरी दिस साइड वेयर सिस्टी टीचर। एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 9 की सोशल साइंस की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। देखो बच्चों, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे इसको डिमांड कर रहे थे, मैम ये वाला चैप्टर प्लीज आप जल्दी से ले आओ। तो आप यहाँ पे वीडियोस ना आए ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। ठीक है बच्चा, आप लोगों को ये पता है कि आपके हर चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एक बार देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हम इस चैप्टर में बेसिकली आप लोगों का पढ़ने वाले हैं। देखो, पहली बात यहाँ पर आप लोगों से पूछी गई क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस है, कौन कौन सी गैसेस कितनी कितनी है, उसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैसे हमारे प्लैनेट अर्थ को इम्पैक्ट डालती हैं। उसके लिए हमको ये पता है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की लेयर्स पाई जाती हैं। कहते हैं मॉनसून का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है और हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग ये दो क्वेश्चंस वाले पार्ट तक डिस्कस करेंगे। मॉनसून वाले पार्ट से हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। दो पार्ट में वीडियोस होने वाली है, डिटेल में लाइन बाय लाइन आप लोग चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने वाले हो। मैंने हमेशा बोला है 9th क्लास में न्यू बुक्स आई है, सीधे मेरी ही वन शॉट क्यों ना हो। अगर एग्जाम बिल्कुल सर पे है तो वाली बात अलग है, वरना अगर आप लोगों को स्टार्टिंग से 9th क्लास में अच्छा स्कोर करना है, पढ़ना है, तो पहले आप लोग लाइन बाय लाइन की वीडियोस देखो, उसी के बाद जो है आप लोग वन शॉट की तरफ जाओ। क्लियर हो गया? तो चलिए जरा बच्चा लोग हम लोग अपने इस वीडियो की शुरुआत करें। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोगों से क्या है, हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ पर कहते हैं क्या दिखता है आप लोगों को जब आप लोग ऊपर देखते हो, व्हेन यू लुक अप इन द स्काई, आपको क्या दिखता है? आई होप आप लोगों को दिखते होंगे कुछ क्लाउड्स ऊपर, है ना, उड़ते हुए आराम से। सनशाइन यानी कि अच्छी खासी धूप दिखती होगी, अच्छी खासी हल्की हल्की हवा आप लोगों को फील होती होगी, ये सब दिखता होगा। कहते हैं ऑल ऑफ दिस इज अ रिजल्ट, आर अ रिजल्ट ऑफ किसका, ये सब किसका रिजल्ट है? अ ब्लैंक एयर सराउंडिंग द अर्थ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अच्छा, आप लोगों को ये पता है हमारे पास चार स्फीयर्स होते हैं हमारी अर्थ में। फर्स्ट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर जो कि हमारा लैंड वाला पार्ट है। सेकंड हमारा होता है एटमॉस्फेयर जो कि हमारा एयर वाला पार्ट है। फिर एक हमारा होता है बच्चा हाइड्रोस्फीयर यानी कि जो हमारा पानी वाला पार्ट है। एंड लास्ट होता है हमारा बच्चा बायोस्फीयर, जिसमें ये चारों ही चीजें, तीनों ही चीजें आती हैं, जिसको बच्चा हम लोगों का बायोस्फीयर। ये बात क्लियर है? हम लोगों को आज पढ़ना है हमारा सेकंड वाला विच इज कॉल्ड बायोस्फीयर, यानी कि जो भी हमारे आसपास है, हम हमेशा हमारे आसपास एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसने हम लोगों को घेर रखा है, जो हमारे आसपास है, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चा क्या, आप लोगों का एटमोस्फेयर। ठीक है, वो वाली बात है। कहते हैं इट इज पुल्ड आउट अराउंड द अर्थ बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से आपको पता है हर एक चीज में क्या होती है, वो नीचे की तरफ आती है। तो जो एटमोस्फेयर है वो हमारे आसपास जो इस वजह से रहता है। कहते हैं एंड इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन वेरियस प्रोपोर्शन, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के गैसेस हैं, अलग अलग प्रोपोर्शंस में, कुछ परसेंट कुछ परसेंट कुछ परसेंट, इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीने के लिए। सारे लिविंग बींग्स के, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, उन सब के लिए हवा का होना, ऑक्सीजन का होना, एयर का होना बहुत जरूरी है। जो एटमॉस्फेयर है ये हमको बचाता है सन की हार्मफुल रेस से जो कि हम तक पहुंच रही होती है। इसी एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है, उस लेयर के अंदर एक गैस होती है जो कि हमें सन की हार्मफुल यूवी रेस से बचाते हैं। ठीक है जी। कहते हैं इट रेगुलेट्स द अर्थ टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर भी रेगुलेट रखते हैं कुछ हीट को अपने पास ट्रैप करके। इस एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं, वो गैसेस जो है सारी हीट को वापस नहीं जाने देती अर्थ के पास, बिकॉज देखो मैंने समझा रखा है क्या होता है। दिन के टाइम पे जो सन है वो प्रॉपर हीट जो है हम लोगों को दे रहा होता है, एंड रात में हम उस हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। लेकिन अगर हम सारी ही हीट को ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे तो हमारा अर्थ पूरा ठंडा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसमें जो है कुछ गैसेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि CO2 हो गया, CH4 हो गया, ये उसको अपने पास कुछ हीट को बना के रखते हैं अर्थ के आसपास, ताकि अर्थ एकदम से बहुत ठंडा ना हो जाए। वो वाली बात यहाँ पे कहते हैं एटमॉस्फेयर जो वजह क्या है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारे वेदर का, क्लाइमेट का, और ये बहुत सारे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस भी करता है। अब ये वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स है, इसको हम लोग आगे की तरफ अभी पढ़ते हुए चलेंगे, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। यहाँ पे देखो क्या दिखा रखा है आप लोगों को। कहते हैं इमेजिन करो क्या होगा अगर कोई एटमॉस्फेयर ना हो, तो अगर हवा ही नहीं होगी तो आप लोग जी नहीं पाओगे। पहली बात तो आप लोग क्या, मैं भी नहीं जी पाऊंगा, कोई नहीं जी पाएगा, सबके सब गायब हो। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कॉम्पोजिशन एंड हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, कौन कौन से लेयर्स है एंड हमारे में कौन कौन से क्या बेसिकली कौन हवाएं कौन कौन सी। ठीक है, उसकी बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉम्पोजिशन की, हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस, उसको डिस्कस करेंगे।
तो कहते हैं एटमोस्फेयर में आप देखोगे यहाँ पर मैं आपको पिक्चर देखूंगा। ओ गॉड, आप ना ये वाली पिक्चर देखो एक बार। इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो हमारे पास गैस प्रेजेंट है बच्चा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड हमारी नाइट्रोजन। कौन सी बच्चा, वो हमारी है नाइट्रोजन। कितनी है वो बच्चा है हमारी 78%। उसके बाद जो एक और गैस है जो काफी अच्छी है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन। आपको जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हमारा ऑक्सीजन है, जो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट है ये क्या है, नाइट्रोजन। तो ये दो सबसे अबंडेंट यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में होने वाली गैस कौन सी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। उसके बाद जो हमारे पास आता है आर्गन 0.93%। फिर आता है हमारे पास बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों को याद होगा, देखो आप कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है 0.04%। याद करो आप लोग पहले कभी लिखा करते थे कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% या 2%। अब जो है कि बढ़ चुकी है CO2। क्यों बढ़ी है, फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल की वजह से। क्यों बढ़ी है, डिफोरेस्टेशन की वजह से। ठीक है, एंड फिर हमारे पास कौन सी बचा, आर्गन। और ऑल्सो और छोटी गैसेज है वो 0.03% है जस्ट। यानी कि ये जो है क्या है, इसका कॉम्पोजिशन है कि आखिर कौन सी जो है एयर है वो कितनी हमारे एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ यहाँ तक का। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो, अब देखो यहाँ पर बोला हुआ है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइमरी, मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में होने वाली गैसेस जो है यही है। ये बहुत जरूरी है हमारे अर्थ पे लाइफ सस्टेन कराने के लिए। उसके बाद क्या आगे कुछ और छोटी छोटी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हीलियम, हाइड्रोजन, जिनॉन, नियोन, है ना। ये सारे सारे जो है कुछ गैसेस, क्रिप्टॉन वगैरह, ये सब है हमारे पास। कुछ और छोटी छोटी मात्रा में प्रेजेंट होने वाली गैसेस है, 0.0 कुछ बोल सकते हैं इस तरीके से। कहते हैं लेकिन इसके अलावा भी देखो, अब देखेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या होती है, वाटर वेपर होती है और कुछ डस्ट पार्टिकल। ये हमको पता है भैया, हमारे एटमॉस्फेयर में हमें आसपास डस्ट तो भी है बहुत देखने को मिलती है। तो दिल्ली के लोगों में मतलब उसके अच्छे से जानते होंगे कि डस्ट कितनी है हमारे एटमॉस्फेयर में। ऑल्सो यहाँ पर क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। अब देखो वाटर वेपर कहाँ से आता है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हमारे पास क्या करना है, हमारे यहाँ पे पानी भी है। अब जब ये पानी इस गर्म हवा की वजह से, बिकॉज हीट बहुत ज्यादा होती है ना, जब हीट ज्यादा होती है तो क्या होगा, ये पानी उड़ेगा भाप बन के। ये भाप क्या होती है, वाटर वेपर। ये पानी उड़कर कहाँ आएगा, भाप बन के कहाँ आएगा, एटमॉस्फेयर में आएगा। तो यानी कि सन की वजह से, हीट की वजह से, और हमारे यहाँ पर लैंड पे पानी होने की वजह से हमारे पास क्या होती है, वाटर वेपर भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। यही वाटर वेपर यहाँ पर होती है, ये बहुत कम है, 0.01% और 0.4% इस तरीके से यहाँ पर होती है इतनी। लेकिन हाँ, इतनी ही वाटर वेपर का काफी अच्छा रोल होता है क्लाउड्स बनाने में और बारिश करवाने में, हमारा है प्रेसिपिटेशन करवाने में बेसिकली। तो हमने ये यहाँ पर पढ़ लिया। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो कॉम्पोजिशन है यहाँ पे एटमोस्फेयर का वो काफी अलग हो जाता है एल्टीट्यूड के साथ। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे करके हल्का बहुत यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हमारे एटमोस्फेयर का वो हो जाता है। क्लियर है बच्चा। अब देखो हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की, कि आखिर हमारे यहाँ पे लेयर्स कौन कौन सी हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। तो यहाँ पर कहते हैं भैया लेयर स्ट्रक्चर है, हमें ये बात पता है। ये जो लेयर्स है वो डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। देखो बेसिकली क्या होता है, ये बात याद रखना कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर भी कम होता है एंड प्रेशर जो लग रहा है वो प्रेशर भी कम होता है। अब ये प्रेशर होता क्या है, अभी समझाऊंगी आपको। पहले आप लोगों को एक बार ये वाली बात समझना। अच्छा, एक और लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, कहते हैं तो डेंसिटी जो है हवा की वो ज्यादा होती है नियर द अर्थ सर्फेस। यानी कि जो डेंसिटी है, जो एयर जो बहुत डेंस है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो सिर्फ कहाँ पर है, हमारे नीचे की तरफ है, जहां पर हम लोग अभी है। आप जैसे जैसे करके ऊपर जाओगे जो एयर है वो हल्की होती हुई जाएगी, बिकॉज वहां पे इतने पार्टिकल्स नहीं है, वहां पे इतनी अच्छी उसके अंदर एयर का कॉम्पोजिशन नहीं है। बिकॉज आप समझो 90% जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ हमारे आसपास तक है। आप ऊपर जैसे जैसे जाओगे एयर में उतना कुछ नहीं रहेगा, एटमॉस्फेयर में वो सब चीजें गैसेस नहीं बचेंगी। इसको भी आप लोग को यहाँ से मैं वो बात समझा रही हूँ। देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, कहते हैं जो मेजर लेयर्स यहाँ पर जो फॉर्म हो रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब देखो इसको एक डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना, ये आप लोग को बहुत अच्छा सा डायग्राम बहुत बड़ा है। यहाँ पे देखोगे हम लोग बात करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की, कौन कौन सी बेसिकली लेयर्स हमारे पास होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर। देखो जो फर्स्ट लेयर है आप लोग ऐसे याद रखना, टी एस एम टी ई, ये भी और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैंने काफी कम में लिख दिया है, एम तक ही मैंने ई तक पहुंच गई हूँ मैं। बट इस तरीके से यहाँ पर इसकी गैसेस जो है वो लेयर्स रहती हैं। सबसे पहले हमारे पास अभी बच्चा इसके अंदर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे लोअर गैस है, सबसे नीचे जो सॉरी लेयर है बेसिकली हमारी सबसे नीचे वाली। और इसमें जो है क्या होता है आपको दिख रहा है, यहाँ पर माउंटेन्स इसी में खत्म है,
ठीक है, क्लाउड्स वगैरह जो है वो यहाँ पर है, हल्के बहुत यहाँ पर आप देखोगे थोड़े बहुत जो एयरप्लेन्स होते हैं वो यहाँ भी उड़ते हैं, लेकिन थोड़े बहुत सिर्फ, ज्यादा जो है वो नहीं उड़ पाते हैं। आपको मेन बात क्या याद रखनी है, आपको इसकी हाइट याद रखनी है इन सबकी। ये जो है करीब करीब 12 से 15 किलोमीटर तक की जो है ये होती है। क्या होता है, हमारा ट्रोपोस्फेयर जो फर्स्ट लेयर यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर की है, वो करीब करीब 12 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर यहाँ तक की इतनी आसपास की रेंज की जो है होती है। ये वाला हुआ हमारा कौन सा बच्चा, ट्रोपोस्फेयर वाला पार्ट। उसके बाद आप देखो ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जाओगे तो जो भी हर किसी की बाउंड्री में है, जब वो किसी दूसरी लेयर में एंटर कर रहे हैं उससे पहले यहाँ पर वो वाली लेयर में पॉज लग रहा है। जैसे ट्रोपोस्फेयर से आप स्ट्रेटोस्फेयर में जा रहे हो तो ट्रोपोस्फेयर को जो है पॉज लग रहा है, वो खत्म हो रही है। इसकी इस लेयर को, इस बाउंड्री को हम लोग बोल देते हैं बच्चा ट्रोपोपॉज। अब जैसे आप स्ट्रेटोस्फेयर से मीसोस्फेयर में जाओगे तब यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में पॉज लग रहा है, वो स्टॉप हो रही है, वो खत्म हो रही है। इसको हम नाम देते हैं बच्चा आपका स्ट्रेटोपॉज। इस तरीके से आपके ऊपर जो है बढ़ते रहोगे तो पॉज लगते रहेंगे। ठीक है, अच्छा। फिर देखो यहाँ पर क्या बोला गया, दिस इज कॉल्ड हमारा ट्रोपोस्फेयर। इससे ऊपर जो बच्चा आप लोगों की आएगी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो है उससे ऊपर जो हमारे पास आती है हमारी मीसोस्फेयर वाली गैस जो है। ठीक है, लेयर आएगी फिर हमारी मीसोस्फेयर की, फिर आएगी थर्मोस्फेयर एंड फिर आएगी लास्ट हमारी एक्सोस्फेयर। ये जो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ गैसेस बेसिकली लेयर्स जो है हमारे एटमॉस्फेयर की ये होती हैं। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ ये दिखा रखा है, ये एरोस। इस तरीके से जो हल्का बहुत टेम्परेचर है उसमें चेंज हो रहा है, कैसे वो कम हो रहा है, कहाँ पर वो बढ़ता हुआ जाएगा अकॉर्डिंग टू विद एल्टीट्यूड। अब मैंने आप लोगों को कहा कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा, आप एल्टीट्यूड आपका बढ़ेगा। आपकी अगर हाइट बढ़ रही है, आप माउंटेन्स की तरफ जा रहे हो, आप कहीं पे जा रहे हो, इन दैट केस क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो कम होता रहता है। टेम्परेचर जो है वो क्या होता रहेगा बच्चा, वो कम होता रहता है। ये वाली बात समझ में आएगी आप लोगों को। फिर देखो आगे आप लोगों से क्या जो है पॉइंट यहाँ पर बोले गए हैं बेसिकली, वो हम लोगों से यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा। अब देखो आगे हम बात करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट आप लोगों का बच्चा इसके आगे आएगा हमारा, which is the first layer को एक्सप्लेन करते हुए ये लोग आएंगे, which is the ट्रोपोस्फेयर वाला पार्ट। अब ये क्या है ट्रोपोस्फेयर वाला पार्ट, कहते हैं ट्रोपोस्फेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। एवरेज हाइट जो आप लोग यहाँ पर बता रखी है कितनी होती है, कहते हैं इस पर्टिकुलर लेयर में जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। मैंने पहले ही बोला, आप जब ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर जो है वो कम होता ही रहेगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। कहते हैं जो हवा हम सांस लेते हैं, जो एयर से हम सांस लेते हैं, वो यहीं पे है बेसिकली, है ना। कहते हैं मोस्ट जो वेदर फिनोमिना से देखो यहाँ पे कहते हैं मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर एंड क्लाउड्स वगैरह वो सब किसी लेयर। यहाँ पर ये भी कहते हैं कि 90% जो ऑक्सीजन है वो भी हमारी इसी लेयर में है, ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में। इससे ऊपर आप जाओगे स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह में, वहां पर ऑक्सीजन जो है वो कम होती रहेगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा है जो भी वेदर फिनोमिना हो रहे हैं, कि क्लाउड्स यहाँ पर है, बारिश यहाँ पर है, हेल यहाँ पर है, फॉग यहाँ पर है, सब कुछ जो वेदर फिनोमिना हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की लेयर में हो रहे हैं। जो हम सांस ले पा रहे हैं वो सांस हम किसी लेयर में ले पा रहे हैं। आप ऊपर जाते हो, आप देखते हो यहाँ पर क्या होता है, लोग बाग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, तो ऊपर जो ऑक्सीजन नहीं है इतनी। ये वाली बात समझ में आ गई। तो वही यहाँ पर बोला गया है, इसलिए यहाँ पर और जहाँ पे इससे अलग होती है उसे हम बोलते हैं क्या आप लोगों को बच्चा, ट्रोपोपॉज। तो ये होगी बच्चा क्या आप लोगों की ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर, किसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या याद रखना है आप लोगों को। सबसे लोअर सबसे नीचे वाली लेयर यही है, 5 किलोमीटर तक की इसकी हाइट होती है। हमारे आसपास जो एयर है वो इसी के अंदर है, मतलब हम इससे सांस लेते हैं। 90% ऑक्सीजन और जो सारे के सारे वेदर फिनोमिनाज हैं वो हमारे जो है क्या है, वो इसी वाली लेयर के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा विच इज कॉल्ड हमारा बेटा ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अच्छा। फिर तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा बेटा आप लोगों का स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी हाइट देखो कितनी मेंशन है, अप टू करीब करीब 50 किलोमीटर तक की जो इसकी हाइट रहती है। यहाँ पर जो क्या होता है, एरोप्लेन यहाँ पर काफी ज्यादा होते हैं, जिसकी लोअर वाली लेयर्स है उसमें एरोप्लेन होंगे। क्यों होंगे एरोप्लेन, नीचे देखो क्लाउड्स थे, अगर यहाँ पे क्लाउड्स में एरोप्लेन उड़ेंगे तो क्या होगा, काफी प्रॉब्लम होगी, डिस्टर्बेंस होगा काफी। आपने कभी फ्लाइट को जब उड़ते हुए देखते हो, आप यहाँ से देख रहे हो, आपने वीडियोस में देखा होगा, तो फ्लाइट अगर ऐसे उड़ रही है तो आपको क्लाउड्स आपको यहाँ दिखते हैं, नीचे लेयर दिखते हैं पूरे क्लाउड्स की। यानी कि क्या, कि हम ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाली लेयर में बेसिकली जो एरोप्लेन है वो उड़ रहे होते हैं। अच्छा, कहते हैं यहाँ पर एक नोटेबल फीचर यहाँ पर क्या है कि इस वाली लेयर में जो है क्या होती है, हमारे पास ओजोन गैस होती है बेटा। क्या ओजोन गैस का मतलब होता है ऐसी लेयर जो कि हमें सन की हार्मफुल यूवी ए यूवीबी रेस से बचा के रखती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा आप लोगों का, हमारा ओजोन गैस। ये समझ में आया। तो ये जो है क्या कर रही है, स्ट्रेटोस्फेयर के अपर वाले पार्ट में होती है हल्की सी। आप लोग को यहाँ पर एक बार दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पर आपको दिख रही है ये वाली लेयर, ये हम से एयर जो है दिस इज कॉल्ड ओजोन गैस, O3 गैस। तो ये जो है क्या करती है, हमें सन की उन हार्मफुल रेस से बेसिकली हम लोगों को बचाती हुई चलती है। इसके लिए आज हम लोग सनस्क्रीन भी यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा ये हुआ। फिर देखो नेक्स्ट आता है, हम लोग आएंगे आपके मीसोस्फेयर वाले पार्ट।
इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, थर्ड लेयर हम लोग को पता है करीब करीब 80 किलोमीटर तक की जो इनकी हाइट होती है। यहाँ पर भी क्या होगा भैया, टेम्परेचर जो है वो कम ही होता रहेगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे सब में ऐसा ही होता है यूजुअली। सिर्फ और सिर्फ थर्मोस्फेयर है, आगे पढ़ेंगे उसको हम, वहां पे कुछ अलग फॉर्मूला अपनाया जाता है। अच्छा, कहते हैं यहाँ पे जो मोस्ट मीटियोराइट्स है एंटरिंग फ्रॉम स्पेस बर्न अप इन दिस लेयर। अब एक बार जरा इस वाले इंटरेस्टिंग से पॉइंट पे एक बार आप लोग जरा समझ, यहाँ आप लोगों को सिखाती हूँ, काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लगेगा आप लोगों को ये वाला। यहाँ पे आप लोग देखो एक बार, ये आप लोगों को दिख रहे हैं ये वाले, ये जले जले से कुछ क्या है, क्या चीज है मैडम, ये है क्या, ये सूरज कुछ देखा हुआ तो लग रहा है, टूटता हुआ तारा है क्या? हाँ वही है, शाहरुख खान जो करण जौहर की मूवियों में ना हमेशा इन सबको शाइनिंग स्टार, टूटता हुआ तारा एंड ऑल ये सब बताया गया था। क्या है बेसिकली ये, क्या होता है ऊपर से आप लोगों ने ये सब देखो, आपको ये सब पता है। आप लोगों को सोलर सिस्टम के बारे में आई एम होपिंग कि आप सब अच्छे जानते हो, ऑब्वियसली बात है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। फिर यहाँ पे क्या आता है, एक एस्ट्रॉइड की बेल्ट आती है जहाँ बहुत सारे पत्थर होते हैं। फिर आता है हमारा उसके बाद हमारा कौन सा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वो बाद में आता है। बट यहाँ पे क्या आ गई, हमारे एस्ट्रॉइड की बेल्ट आ गई बीच में जो आती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको ये चीज क्यों बताई है, जैसे ऊपर से आ रहे होते हैं ना इस वजह से, एस्ट्रॉइड हुए बड़े से बड़े वाले, मीटेराइट जो है हुए हमारे थोड़े से और छोटे वाले जो स्टोन्स हैं। चलिए मीटेराइट्स ऊपर से आ रहे होते हैं ना, ऊपर की लेयर से एंटर करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ये धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत तेज स्पीड से आ रहे होते हैं, क्योंकि इस वाली लेयर में आकर वो फ्रिक्शन की वजह से, किसकी वजह से बेटा, फ्रिक्शन की वजह से इस वाली लेयर में आके वो जल जाते हैं। क्या होता है बेटा, वो जल जाते हैं, ऐसा आ रहे हैं ऊपर से बहुत तेज, ऐसे हवा चल रही है, वो जल गए। और जलकर हम देखते हैं ओहो टूटता हुआ तारा जा रहा है, वाह विश मांग रही हूँ। कुछ नहीं होता है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसे हम बोलते हैं मीटियोरॉइड्स। क्या होते हैं बच्चा, इसे हम बोलते हैं बेटा आप लोगों का मीटियोरॉइड्स। क्लियर हो गया, वही जो यहाँ पर बता रहे थे कि जल जाता है इस वाली लेयर में आप देखो नेक्स्ट बच्चा, हम लोग आएंगे आपके नेक्स्ट वाले पार्ट में, जिस कॉल्ड थर्मोस्फेयर। अब ये क्या होता है, अब देखो यहाँ पे काफी चीजें अलग होती है। थर्मोस्फेयर बेसिकली ऐसा होता है कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ आप जब आप ऊपर जाते हो, तो यूजुअली मैंने आप लोगों को क्या बताया था यूजुअल वे में, कि जब आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर जो आप लोगों का वो कम होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर लेयर में क्या होता है कि जब आप ऊपर जाओगे तो आपका टेम्परेचर जो है वो भी ऊपर जाता रहेगा, वो बढ़ता ही रहेगा। आप जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर उतना ही बढ़ता रहेगा टेम्परेचर। ये बात समझ में, तो ये जो है किस वाली लेयर में होता है, सिर्फ और सिर्फ थर्मोस्फेयर की लेयर में बेसिकली ऐसा होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप ऑल्दो आप लोगों को समझा भी रखा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं इस वाली लेयर में, वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं बेटा हमारी एक्स रेज को, और जो शॉर्ट वेव यूवी रेज जा रही है हमारे यहाँ से, जो सन की होती है, उसको वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। सन से एक होती है यूवी रेज, एक होती है शॉर्ट, एक होती है लॉन्ग रेज। तो जो शॉर्ट वाली रेज होती है उसको जो थर्मोस्फेयर है वो एब्सॉर्ब कर लेता है, इस वजह से ऐसा होता है। इसकी हाइट देखो कितनी है, करीब करीब 700 किलोमीटर तक की होती है। अच्छा, इसी में जो आप लोग यहाँ पे देखोगे, इसमें जो है क्या पाई जाती है, इसमें जो है हमारे पास कुछ सेटेलाइट वगैरह जो है हमें इसी में पाई जा रही है। हमें इसमें क्या देखने को मिलती है, सेटेलाइट मिलते हैं, जहां से हमें रेडियो की वेव्स जो है रिफ्लेक्ट बैक होके वो यहीं से आ पाती है। ये आप लोगों को दिख रहा है एक अलग सा फिनोमेना विच इज कॉल्ड अरोरा, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया। साथ साथ देखो यहाँ पे क्या बोला भैया मैंने, आयोनोस्फेयर में जो इसी का पार्ट है यहाँ पर, तो ये हम यहाँ पर पाए जाते हैं। कहते हैं एडिशनली नदन वाले पार्ट में एंड सदन, नदन एंड सदन लाइट्स यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं अरोरास, वो भी जो है थर्मोस्फेयर वाले पार्ट के अंदर होते हैं। अच्छा, अब तो यहाँ पे समझाना पड़ेगा आपको, समझाओ एक बार, पड़ेगा क्या समझाओ, आपको समझना पड़ेगा एक बार कि आखिर ये अरोरास, ऑरोरास होता क्या है। बहुत अच्छा टॉपिक है बेसिकली, मतलब बहुत प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है, तो मुझे ना पढ़ाने देता नहीं कभी कभी, बोर्ड। ठीक है, पढ़ते थे हम, फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है। हम अच्छे बच्चे हैं, हम फिर भी पढ़ेंगे। अच्छा, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, कहते हैं ना वर्ड अरोरा ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड डॉन या मॉर्निंग लाइट। आपको दिख रहा है कितना प्यारा सा फिनोमेना है, बहुत मॉर्निंग के टाइम पे बहुत प्यारी लाइट यहाँ पर जल रही है, एटमॉस्फेयर में लाइट्स का फिनोमेना बेसिकली आ रहा है, क्या चीज है। कहते हैं यहाँ पर इट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉडेस, अरोरा के नाम पर रखा गया था, जिनका नाम था गॉडेस ऑफ डॉन, यानी जो सुबह की देवी, सुबह की देवी में कहा गया था। बेसिकली क्या है, it refers to the colorful display of light seen in the sky near the poles। देखो यहाँ तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, इंडिया के आसपास देखने को नहीं मिलेगा आपको, जहाँ पे टेम्परेचर काफी लो होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर बहुत साफ है, बहुत क्लीन है, बहुत क्लियर स्काई है वहां का। वहां पर देखो क्या होता है, एक कलरफुल तरीके से लाइट का डिस्प्ले होता है। ये पोल्स के आसपास में देखने को मिलता है कि लाइट एकदम से बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में दिख रही है, स्कैटर हो चुकी है बेसिकली लाइट काफी,
जो सोलर विंड है, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल्स है यहाँ पर जो सन के द्वारा निकाले जा रहे हैं, सन यहाँ पर जो उसको फेंक रहा है, को एमिट कर रहा है, तो सन के जो सोलर पार्टिकल्स हैं यहाँ पर अपॉन रीचिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर तक आते हैं सन के धूप वाले चार्ज पार्टिकल्स, एकदम से यहाँ आकर वो क्या होता है, पोल्स की तरफ चले जाते हैं। और जब ये पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस से एकदम से वो इंटरेक्ट करते हैं, उससे वो जुड़ेंगे आपस। क्या हो रहा है यहाँ पे, सन के चार्ज पार्टिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं, एकदम से बहुत क्लियर स्काई है, बहुत अच्छी सुबह, बहुत चीज अच्छी हो रखी है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अलग अलग गैसेस से, अलग अलग लेयर से जो आकर वो मिलते हैं अलग अलग गैसेस से। और हर जो गैस होती है, हर गैस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर से फ्लो करती है। और यहाँ पर इसी को यहाँ पर देखो, ग्रीन कलर यहाँ पर है, पर्पल कलर है, पिंक कलर है, ब्लू कलर है हल्का हल्का, यहाँ पर वॉयलेट कलर है। क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर बेसिकली दिखा रखे हैं। तो क्या है ये कि अर्थ जो सन की लेयर्स, सन से आ रही यूवी रेज, जो उसकी रेज होती हैं, जो उसके चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में आके डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से वो मिल जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। उसे यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, आपके जिस फिनोमेना को बेसिकली हम लोग बोलते हैं अरोरा बॉरियलिस। अरोरा बॉरियलिस जो है हम इस फिनोमेना को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस हम लोग बोलते हैं इसको सदर्न हेमिस्फीयर में। और हो क्या रहा है बच्चा, मैंने पहले बोला ये पोल्स वाले एरिया के आसपास होते हैं। ये वाली बात क्लियर होगी, तो सन के चार्ज पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के डिफरेंट गैसेस से आपके इंटरेक्ट करेंगे, और हर एक गैस पर जो है अलग अलग कलर से बेसिकली आप लोगों की ग्लो जो है वो शो करती है, डिस्प्ले होती है। ठीक, आप देखो नेक्स्ट पर आप लोगों को क्या बोल रखा है आपसे, फिर देखो नेक्स्ट आपके पास कौन सी लेयर है बच्चा, विच इज कॉल्ड एक्सोस्फेयर है, जो कि बिल्कुल अपर मोस्ट अपर गैसेस अपर वाली लेयर है बिल्कुल। और ये जो है क्या रहती है आप लोगों की, कैरेक्टराइज बाय थिन एयर, बहुत पतली एयर जो है यहाँ की होती है, हाई हीलियम हाइड्रोजन जो जैसे कुछ गैसेस है वो यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट होती है, वहां पर फ्लोट करते रहती है, बहुत ग्रेविटी बहुत कम है तो वो नीचे नहीं आती, ऊपर ही रहती है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली स्पेस के साथ मर्ज जाता है, मर्जेस विद स्पेस। ठीक है, आप सोचो 700 किलोमीटर तक की हाइट तो उसकी थी, ये और हजारों किलोमीटर तो ऊपर तक जाती है। क्या होता है, एक जगह पे जाके ये स्पेस के साथ मर्ज हो जाती है। क्लियर होगी ये वाली बात। अब देखो अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट आ रहा है विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आ रहा है बेटा, विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब क्या होता है। अभी आप लोग बैठे हो, लेटे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर कुछ काम कर रही हूँ, कुछ मैं यहाँ पर कर रही हूँ। इस केस में क्या हो रहा है, हमेशा 24/7 यानी कि 24 घंटे साथ, हमेशा, इसका मतलब होता है ऑलवेज, ऑलवेज हमारे ऊपर एक गैस, एक प्रेशर लग रहा होता है, जो कि एटमॉस्फेयर, जो कि एयर का वेट है, एयर का वेट का हम पर एक प्रेशर लग रहा होता है हमेशा। बट हम लोगों को प्रेशर फील नहीं होता। इस प्रेशर का नाम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट हम लोगों को फील क्यों नहीं होता वो, क्योंकि हमारी बॉडी भी यहाँ पर काउंटर प्रेशर देखो कर रही होती है, हमारी बॉडी भी क्या कर रही होती है बेटा, काउंटर प्रेशर कर रही होती है, इसलिए हमें ये फील नहीं होता, वरना हमेशा हमारे पे वेट एक्सर्ट हो रहा होता है, हर तरफ से एक्सर्ट हो रहा होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आप लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, फिर देखो आपका नेक्स्ट यहाँ पॉइंट आएगा बेटा, वेदर एंड क्लाइमेट। अगर ये क्या होता है, क्लाइमेट डिफरेंस, उसकी बात हल्की से करते हैं, क्या होता है वेदर एंड क्या होता है हमारा क्लाइमेट, क्लियर। देखो वो होती है आपके, एक होता है वेदर, एक एक क्लाइमेट आपको दिख रहा है यहाँ पे। वेदर का मतलब होता है जो बार बार डे टू डे या आर टू आर चेंजिंग कंडीशंस है। अभी देखो बाहर बारिश हो रही, थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप हो रही, बाद में यहाँ पे ठंडी हवा चलेगी, लेकिन जो बार बार यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यहाँ पर चेंज हो रहा है हमारा इन्वायरमेंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो बार बार चेंज हो रही है, इसे हम लोग बोलते हैं वेदर। क्लियर। लेकिन आखिर क्लाइमेट क्या होता है, कहते हैं वेदर तो यहाँ पर क्या, आर टू आर ये डे टू डे यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, इसे हम लोगों ने सिंपल सी भाषा में क्या बोले बच्चा आप लोगों का वेदर। कभी मान लो बहुत ही गर्म हो रहा है, इरिटेबल सा है, इरिटेट हो रहे हो आप, कभी बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं, काफी आपको चेयरफुल, काफी अच्छा आप प्लान बना रहे हो यहाँ पे बाहर जो घूमने का, तो यहाँ पे कहते हैं वेदर तो जो है भैया काफी वैरी करता है डे टू डे, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कैसा है, कभी कैसा, आर टू आर बहुत वैरी करता है, बहुत डिफरेंट होता है बेसिकली। कहते हैं जो एवरेज वेदर कंडीशंस होती हैं एक प्लेस की ओवरऑल। अच्छा अब देखो फिर बात करेंगे क्लाइमेट की, क्लाइमेट क्या होता है। देखो आज के टाइम पे तो आप लोगों को पता है कि ये समर है, ये विंटर है, इस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा होता है, इस टाइम पे ऐसा होता है, ये क्लाइमेट। आज से कई साल पहले कुछ लोगों को नहीं पता होती चीजें, उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने देखा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि उन्होंने देखा कि भैया दिसंबर के आसपास से लेकर के फरवरी तक, ये दिसंबर भी नहीं कहूंगी तो कहूंगी नवंबर से फरवरी के आसपास तो देखिए बहुत ठंड रहती है। वो देख रहे हैं 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल,
उन लोगों ने नोटिस कर लिया कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे तो भैया बहुत ठंड रहती है, कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे तो बहुत गर्मी रहती है। ये क्या हुआ? ये क्या है बच्चा? हमारा दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट। जब उन्होंने उस चीज को कम से कम 30 से लेकर के 40 साल तक जब उन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व करा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अक्टूबर से लेकर के जुलाई तक बहुत तेज गर्मी रहती है, जुलाई से लेकर सितंबर तक बहुत तेज बारिश रहती है, जब उन्होंने इसको ऑब्जर्व कर लिया कि 30-40 साल देखकर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ऐसा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा आप लोगों का क्लाइमेट। क्लाइमेट गिव राइज टू सीजन्स। ये बात बहुत सिंपल आपको समझ में आ गई होगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा आप लोग का क्लाइमेट। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, कहते हैं यहाँ पर देखो कुछ एलिमेंट्स है यहाँ पर वेदर की और क्लाइमेट। क्या है बेटा? कुछ एलिमेंट्स है बेसिकली आप लोगों के पास यहाँ पे वेदर के और क्लाइमेट के, जो कि उन सबको इम्पैक्ट करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कहीं ना कहीं। कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो कि वेदर को क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी अभी, लेकिन हमारे ह्यूमन की लाइफ को इम्पैक्ट डालते हैं। इन एलिमेंट्स का मतलब क्या है बेसिकली? ये वो फैक्टर्स हैं, ये क्या है बच्चा? वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी जगह का वेदर कैसा होगा, किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा उसको बताएंगे, उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, उस पर प्रभाव डालेंगे। बहुत सिंपल भाषा में समझाया मैंने। किसी भी जगह का वेदर कैसा होगा, किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा, उस पर प्रभाव डालने वाले कुछ फैक्टर्स यहाँ पर जो उसको डिसाइड करेंगे कि हाँ जी यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा। उन फैक्टर्स यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, उन एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई? सबसे पहले तो इसके अंदर कौन सा डिस्कोर बचा आप लोगों का? टेम्परेचर। किसी भी जगह पर क्या टेम्परेचर है, ऑब्वियस सी बात है, तो आपका टेम्परेचर कैसा है वो डिसाइड करेगा कि आखिर वहां पे वेदर कैसा होने वाला है। टेम्परेचर ज्यादा है, ये बहुत गर्मी होने वाली है। टेम्परेचर कम है, ठंडी हवा चलने वाली है। तो हमें क्या क्या डिसाइड किसने करा? टेम्परेचर ने डिसाइड करा। कहते हैं वो वैरी करता है, ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ दिन रात नहीं बल्कि कुछ सीजन्स में भी टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है। समर्स में टेम्परेचर अलग होगा, दिन में टेम्परेचर अलग होगा, रात में टेम्परेचर अलग होगा, विंटर्स में जो है टेम्परेचर वैसी बात है। कहते हैं जस्ट एज समर्स टेंड टू बी हॉटर देन विंटर्स। ये बहुत बेसिक बात लिखी मैम, क्या बोल रहे हो? हमें ये तो पता ही है कि हमारी गर्मियां जो है ठंड से गर्म होती है, तो नाम गर्मी है उसका तभी तो। कहते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को काफी अफेक्ट करता है, विच इज कॉल्ड इंसोलेशन। अब ये इंसोलेशन वर्ड का मतलब क्या है बताऊंगी। द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, बहुत सिंपल सी भाषा में, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी जो कि अर्थ की तरफ आ रही होती है। यानी कि सन जब पूरी तरह हमारे सर पे होता है तो क्या एनर्जी, क्या वो हीट हम तक भेज रहा है, वो कौन से रेडिएशन जो है हम तक भेज रहा है, दैट कॉल्ड बच्चा आप लोगों का इंसोलेशन। ये वाली बात समझ में आ गई? तो वही यहाँ पर बोला गया है, इसे हम बोलते हैं आपका सोलर एनर्जी कितनी हम तक आ रही है, वो रेडिएशन कितनी आ रही है। तो इसे अच्छा इसका एक सिंपल सा नाम अगर दूं, इसे हम बोलेंगे सन की रेज। आप लोग ऐसे इसको याद रखें। क्या बोलूंगी बच्चा आप लोगों की? सन रेज। यानी कि अगर मैंने बोला किसी भी जगह का टेम्परेचर डिपेंड करेगा कि उसमें सन की रेज कितनी आ रही है, उसमें इंसोलेशन कितना आ रहा है, सन की रेज वहां तक कितनी पहुंच पा रही है, दिस विल बी कॉल्ड बच्चा आप लोगों का सन इंसोलेशन। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो बेटा आप लोग अब देखो एक और चीज यहाँ पर बोलते हैं कि जो इंसोलेशन होती है, यानी कि जो ये सन की रेज होती हैं, ये पोल्स तक जाते जाते जो है वो कम हो जाती है। इसको आप समझाते हैं, अभी हम इसको फिगर से बहुत अच्छे से समझते हुए इसको हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या बातें करी गई है बेसिकली। आप लोगों को यहाँ पर ये वाली फिगर्स दिख रही है, बहुत ही प्यारी प्यारी पिक्चर्स यहाँ पर आप लोगों को दिखा रखी है। जरा इस वाली पिक्चर को बहुत ध्यान से आप लोग जरा एक बार देख लो। ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान से बच्चा आप लोग जरा इस वाली पिक्चर्स को इनको देख लो। यहाँ पे देखो दिखा रखा है आप लोगों को, देखो ये बातें बहुत अच्छे से बताई कि जो हमारी अर्थ है वो स्ट्रेट नहीं है, हल्की टिल्ट है। अपने एक्सिस पे हल्की सी वो टिल्ट है, ये बात हम लोगों को पता है। 23.5 डिग्री पे टिल्टा रखा है उसको हम लोग ये भी जानते हैं। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे और क्या बातें कही गई हैं, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ आपको पता है कि बीच में से लाइन जा रही है मुझे कॉल्ड इक्वेटर, आप लोगों को ये वाली बातें पता है। बीच में से जो लाइन जा रही है ये वाली, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर, जो कि हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, ये बात जानते हैं। यहाँ पे ऊपर से जा रही है ये वाली लाइन विच विल बी कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 33 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। आपको यहाँ पर देखिए ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। यहाँ से एक और लाइन जा रही है जो कि ये वाली है हमारी, से हम लोग क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि 23.5 डिग्री साउथ पे। यहाँ जा रही है एक और लाइन जिसे हम बोलते हैं बेसिकली आपका लाइन को हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जोन बेसिकली बन जाता है यहाँ पर ये। और एक यहाँ पर लाइन जा रही है जिससे यहाँ पर ऊपर जो फॉर्म होता है ये वाला,
इसे यहाँ पर हम बोलते हैं हमारा आर्कटिक सर्कल, जो यहाँ पर फॉर्म होगा इसे हम बोलते हैं हमारा एंटार्क्टिक सर्कल नीचे की तरफ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो लाइन जारी होती है बच्चा आप लोग का 66.5 डिग्री पे नॉर्थ पे और साउथ, इस तरीके से बेसिकली हमारी जो लाइन हुई हमारे अर्थ को बांट रही होती है अलग अलग पार्ट। अब एक बात समझो, सन की रेज जो है यहाँ से पड़ रही होती है, इंसोलेशन जो है यहाँ से आ रहा होता है। इक्वेटर पे आपको दिख रहा है बिल्कुल डायरेक्ट इंसोलेशन जा रहा है बहुत कम टाइम पे, अच्छा खासा गर्मी जो है इक्वेटर के आसपास वाले एरिया से मतलब यहाँ तक, तो ये वाला जो पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है यहाँ तक, इसमें अच्छे खासे सन की जो रेज है वो पहुंच पा रही है अच्छे खासे। यहाँ पर क्या होगा, जहां पर सन की रेज ज्यादा पहुंचेगी वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और पोल तक जाते जाते बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया, एंगल जो है टेढ़ा हो गया, लो एंगल हो गया, तो पोल तक जाते जाते इसकी जो सन की रेज है वो हमारी कम हो जाती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि पोल्स तक जाओगे तो टेम्परेचर जो है वो कम होता रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल सी बात क्या कही गई है, आप जो इसका ये वाला एरिया है ये पूरा का पूरा इक्वेटर के आसपास का, इसे आप लोगों को पता है नाम यहाँ पे देते हैं इसको हम लोग टॉरिड जोन, या फिर इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। तो उसके नीचे का एरिया है, इसके ऊपर का बिल्कुल ये वाला एरिया है, इसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन, या फिर हम इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। और ये जो नीचे वाला पार्ट है तो हमारा है फ्रिजिड जोन, सिंपल है, जो हमारा आर्कटिक सर्कल है, एंड एंटार्क्टिक सर्कल वाला पार्ट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले चीजें यहाँ पर मेंशन। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या चीजें बता रखी है। अब यहाँ पर बोला हुआ कि जहाँ जब ये पोल तक जा रहा है तो काफी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से यहाँ पर जो यहाँ पर सन रेज है बहुत कम पहुंच पा रही है पोल्स तक, तो पोल्स का टेम्परेचर जो है वो क्या होता है बच्चा, वो कम होता है। दैट मीन्स यहाँ पर सिंपल से एक बात यहाँ पर क्या समझाई गई है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि जो इंसोलेशन होता है, यानी कि जो सन की रेज होती है, जो उसकी हीट है, एनर्जी है, बेसिकली रेडिएशन है, वो हमारी इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाओगे, चाहे आप ऊपर जाओ दूर, चाहे वो नीचे आप जाओ दूर, लेकिन जब आप इक्वेटर से आप दूर जा रहे हो, ये आपका इक्वेटर आपको यहाँ पे दिख रहा है रेड वाली लाइन जो आपको मेंशन है यहाँ पे, आप यहाँ का जो इसके आसपास का टेम्परेचर होगा ये वाला एरिया, इसका जो टेम्परेचर होगा बच्चा वो बहुत हाई होगा। लेकिन आप जैसे जैसे करके आप इस इक्वेटर से दूर जाओगे, चाहे आप ऊपर जाओ और चाहे आप नीचे जाओ, बट जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या होता रहेगा, वो कम होता रहेगा। आपको ये वाली बात यहाँ पे समझनी होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर तो वही यहाँ पर बातें कह रखी हैं। क्लियर हो गया? कहते हैं यहाँ पर, अच्छा ये आप समझ में आ गया, यानी कि जहां पर जो इक्वेटर वाला पार्ट है वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, जहाँ इक्वेटर नहीं है, जहाँ पोल्स वाला एरिया है, आप दूर जाओगे इक्वेटर से टेम्परेचर जो है वो कम होता रहेगा। पहली बात ये होगी। सेकंड जो फैक्टर हमारे पास आएगा बच्चा, दिस इज कॉल्ड एज आपका ह्यूमिडिटी। अब मैंने अभी आप लोगों को कहा था चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करा था हमने ये वाली बात, कि जो हमारा क्या होता है, हम लोगों का बेसिकली हम लोगों ने देखा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। अभी हमने देखा था हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है बच्चा, वाटर वेपर प्रेजेंट है। वाटर वेपर आ कैसे रही है, हमारे पास पता है इसमें पानी वगैरह है बहुत जगहों पे, तो पानी होने की वजह से जब ये उड़ जाता है ऊपर से सन की हीट की वजह से उड़ता है, वेपर बनता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या आती है बच्चा, वाटर वेपर आती है। अभी आप लोगों को मैंने समझाई थी ये वाली बात। और जब ये वाटर वेपर बहुत ज्यादा हो जाए हमारी एयर में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नमी आ चुकी है, ह्यूमिडिटी आ चुकी है। अभी देखो बारिश हो रही है, अभी बारिश की वजह से क्या होगा, एयर में इस पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, वेपर की मात्रा बढ़ जाएगी, तो क्या होगी, नमी रहेगी। और नमी वाले टाइम पे आप देखोगे आपको ना, अब कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज ड्राई एयर नहीं है, आपको पसीने बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर एटमोसफेयर में बहुत पसीना मतलब बहुत पानी हो रखा है, उसके ऊपर आप पे जो है वो पानी टच होगा, कंडेंस होगा बेसिकली आपके कांटेक्ट में आप, तो क्या होगा, बहुत अनकंफर्टेबल बेसिकली आप लोग फील करो। अच्छा, कहते हैं ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर जो है क्या है, कितनी हमारे एटमॉस्फेयर में है, एयर में है, जिसकी वजह से क्या आती है, नमी आती है, मॉइस्चर आता है। अच्छा एक और बात, जब वो एयर गर्म होती है तो उसकी कैपेसिटी यहाँ पे होल्ड करने की इस नमी को बढ़ती जाती है। जब एयर ठंडी होगी तो इतना होल्ड नहीं कर पाएगी, लेकिन जब एयर गर्म होगी तो काफी अच्छा जो है वो होल्ड कर पाएगी। ये वाली बात समझ में आती है। नेक्स्ट देखो बच्चा, सेकंड जो थर्ड फैक्टर है हमारे पास वो है बेटा प्रेसिपिटेशन, यानी कि उसको बरस जाना। अब इससे पहले, और तो मुझे नीड नहीं लग रही वैसे, आप लोगों को ऑलरेडी बातें पता होंगी, हल्का से एक बार आप लोगों को बताती हूँ मैं, तो कि अगर कुछ चीज अगर नहीं याद है तो वो याद आ जाएगी आप लोगों को। आप लोगों को पता है वाटर साइकिल के बारे में बेटा, सब बच्चे जानते हैं वाटर साइकिल के बारे में, एवरीवन नोज अबाउट इट। देखो वाटर साइकिल क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है इसके अंदर, कैसे कैसे वर्क करता है।
यहाँ पे आप लोगों को पता है ये हमारे सन जी है, सूरज देवता है, ये रहे सूरज देव, ठीक है। ये हमारा लैंड वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ जगह पे पानी है, ये पार्ट क्या हो रहा है, यहाँ से हीट आ रही है, बहुत ज्यादा सन की रेडिएशंस पड़ रही है, इस तरीके से करते करते ये जो पानी, ये जो लैंड, जो मेरा वाटर वाला पार्ट है, ये वाटर वाला पार्ट जो है गर्म होगा, और गर्म होकर जो है ये वेपर बन के ऊपर आएगा। क्या आ रहा है बच्चा, ये हमारी है वेपर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बेसिकली भाप, ये ऊपर आ रही है। अच्छा, अब ये ऊपर आके गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, तो ऑलवेज अभी आगे पॉइंट आएगा कि जो वार्म एयर होती है, जो वार्म होती है वो हमेशा राइज करती है, क्या करेगी, वो ऊपर की तरफ आएगी हमेशा। लेकिन जो कूल एयर होगी, जो ठंडी हवा होगी, वो सिंक करेगी, यानी कि वो डूबेगी नीचे की तरफ आके, वो नीचे गर्म थी ऊपर उठी, ऊपर उठ के यहाँ पे तो भैया इस वाले एरिया में क्या है, टेम्परेचर आपका ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, obvious सी बात है, यहाँ पे सन की रेज पड़ रही है, तभी तो उठ रहा है, अभी गर्म हो गया, जा रहा है। आप जब ऊपर जाए, तो आपको पता है आप जितना ऊपर जाओगे, टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का बचा हुआ कम, टेम्परेचर कम हो गया, तो ये जो वेपर है, ये कन्वर्ट हो जाएगी वेपर से बनकर किसमें, वाटर की ड्रॉपलेट्स। और आप लोगों को इसके एक्सपेरिमेंट करना हो अपने घर पे, तो आप क्या करना, भगोने में पानी उबलने रखना, गैस जलाना, 5 मिनट पानी में गर्म करना, आप देखना भाप बन के उठने लगेगा, आप गैस बंद कर देना, 5 मिनट बाद उसके ऊपर एक प्लेट रख देना, आप फिर आप उसको उठा के देखना, बाद में उस प्लेट के नीचे की तरफ क्या होंगे, यहाँ पे कुछ ड्रॉपलेट्स होंगी पानी की बहुत सारी। अब ये क्या होता है, इस वाले प्रोसेस को आप लोगों को पता है, हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आप लोगों का एवापोरेशन, पता है आप लोगों को, ये बेसिक सी बात है, इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, आप लोगों का एवापोरेशन, क्लियर है। अब ये जो वेपर्स है वो वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया, इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, आप लोगों का कॉन्डेंसेशन, क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज आप लोगों का बेटा कॉन्डेंसेशन, क्लियर हो गया, ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब जब ये वाटर के ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो गई, बहुत सारी ड्रॉप्स यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है, ये बहुत सारी ड्रॉप्स हो गई, अब ये संभाल नहीं पा रही है, बहुत भर चुका है ये एरिया गर्मी की वजह से, गर्मी आती जा रही है, उड़ रहा है, ऊपर आ रहा है, वेपर फॉर्म कर रहा है, फिर गर्मी और बढ़ रही है, ऊपर आ रहा है, वेपर फॉर्म कर रहा है, पानी बहुत ज्यादा है, वेपर फॉर्म कर रहा है, वो फॉर्म करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, गर्मी बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, वेपर फॉर्म करे जा रहा है। इन दैट केस क्या होगा, अब ये संभाल नहीं पाएगी, एंड ये सब कुछ गिर जाएगा, बरस जाएगा, और इस बरसने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, आप लोगों का प्रेसिपिटेशन, क्लियर हुआ। अब ये प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल नहीं होता, इस प्रेसिपिटेशन का मतलब स्नोफॉल भी हो सकता है, इस प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल भी हो सकता है, इसका मतलब स्लीट भी हो सकता है, इसका मतलब हेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में ये बरस सकता है ऊपर से पानी, तो जिसमें फॉर्म में बरस रहा है उसको अलग अलग फॉर्म का नाम देंगे, लेकिन इस प्रॉपर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चा आप लोगों का प्रेसिपिटेशन। तो आप लोगों को ये प्रोसेस आप लोगों को याद था, बेसिकली वैसे कॉन्सेप्ट जो है साइंस का था, ये मुझे पता है, पर हल्का सा आप लोगों को यहाँ पे मुझे रिलेट करते हुए पढ़ाना था आगे वाले पॉइंट। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कहते हैं इट अकर्स, प्रेसिपिटेशन जो है कब होता है, जब एटमॉस्फेयर जो है वाटर वेपर से काफी जो है वो भर जाता है, और जब वो कंडेंस हो जाएगा, मैंने अभी आप लोग को समझा दिया, वो भर चुका है, अब वो क्या हो जाएगा बच्चा, वो कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस हो गया और ड्रॉपलेट्स का फॉर्म रूप लेगा, एंड बाद में जो है क्या होगा, हमारी अर्थ पे ग्रेविटी की वजह से वो सब कुछ गिर जाएगा। अब गिर के क्या पता ड्रिजल की फॉर्म में हो, हल्की हल्का झरना हो, बारिश हो अच्छी खासी, स्नोफॉल हो, स्लीट हो, या फिर हील हो। स्लीट और हेल में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, स्लीट में जो क्या होता है, बर्फ के पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं, हेल इज कॉल्ड बेसिकली ओले, उससे बड़े बड़े होते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं जो मेन फैक्टर्स है यहाँ पे जो कि प्रेसिपिटेशन को अफेक्ट करते हैं, वो यहाँ पर कौन से होंगे, प्रीवेलिंग विंड्स है हमारी, माउंटेन्स है, सीजन्स है, ये सब यहाँ पर होता है, और प्रेसिपिटेशन यहाँ पे बोल रहे हैं जब वो लिक्विड फॉर्म में हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा आप लोगों के, रेनफॉल बोलते हैं, बहुत कॉमन फॉर्म है, हम लोगों को पता है। और किसी भी जगह पे अगर रेनफॉल नहीं होगा बहुत लॉन्ग टाइम तक, तो ड्राई हो जाएगा वहां का क्लाइमेट, और यहाँ पे एक और बात भूली गई है कि जो ग्राउंड वाटर जो होता है हमारा, उसमें से काफी हद तक पार्ट जो होता है वो रेन वाटर से ही कलेक्टेड होता है, यानी कि रेन वाटर के जो है काफी यूजेस बेसिकली माने गए हैं, कहे गए। क्लियर हो गया आप लोगों को ये वाली बात। अच्छा, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आप लोग को समझाना क्या बेटा, आप लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि अभी मैंने आप लोगों को कराया था, कि हमारा जो है एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया जो है कुछ प्रेशर भी होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं बेटा आप लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम पे ऑलवेज ऑफ प्रेशर जो है अगला होता है, जैसे कहते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, मैंने अभी आपको कहा कि जब हम ऊपर जाएंगे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, हमारा टेम्परेचर भी कम होता है,
टेम्परेचर के साथ जो है प्रेशर भी वो कम होता है। अब हम पे ऊपर जो है कम प्रेशर लगे, ऊपर उतनी हवा नहीं है तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। नीचे जो है बहुत हवा तो प्रेशर जो है बहुत ज्यादा, तो ये वाली बात है। कहते हैं कहते हैं हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, पहले बोल दिया। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर का पॉइंट था, आप नीचे रहोगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा, आप ऊपर जाते रहोगे टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। और टेम्परेचर के साथ साथ जो है प्रेशर भी ऐसे ही कम हो जाता है। ये वाली बात क्लियर है अच्छा आप लोगों को? अच्छा, फिर देखो आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वाली बात यहाँ पर क्या करी गई है, क्या करी गई है। कहते हैं हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एयर टेम्परेचर एट अ गिवन प्लेस। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं बेसिकली ये लोग, बहुत अलग सी बात है यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं। क्या कहते हैं ये लोग, देखो हमने बोला कि वर्टिकली यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर का अलग रोल है। वर्टिकली आपने देखा ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर जो है वो कम होगा, आपने वर्टिकली हो गए। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली की बात करो कि किसी भी जगह पर कितना प्रेशर होगा, यहाँ पर कितना, यहाँ पे लो होगा या फिर यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे लो होगा, तो कहाँ पे कैसा प्रेशर होगा वर्टिकली सेम लेवल पे, कि आपके यहाँ पे कितना है, उसके यहाँ पे कितना, उसके यहाँ पे कितना, तो प्रेशर यहाँ पे कैसे होगा, वो यहाँ पे डिसाइड कैसे हो रहा है यहाँ पर, उसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको जरा एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। वो आप लोगों को जरूर एक बार बहुत प्यार तरीके से समझने वाली बात है वो ऐसे आपको समझ में नहीं आ पाएगा, उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पर क्या बोला गया हम लोगों से कि कहा वर्टिकली हम लोग समझ गए, हम लोग ऊपर जाएंगे प्रेशर जो है वो कम होता रहेगा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली की बात करूं वहां पे प्रेशर में क्या डिफरेंस आएगा, वहां पे प्रेशर कैसे डिसाइड होगा, वहां पे क्या होगा। आप देखो मान लो ये एक जगह है, अच्छा सॉरी ठीक है, ये एक जगह है जहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो रहा है, ध्यान से आप लोग समझ लो। एक ये जगह है सेम लेवल पे, ठीक है, मैं पीरागढ़ी की बात कर रही हूँ, मान लो यहाँ का हाइट तो यहाँ पे जो है वो बहुत, दिल्ली की बात, दिल्ली में हमने सेम लैटिट्यूड है, सेम है, कुछ ऊपर नीचे नहीं है, आप ऊपर चढ़ नहीं रहे हो, आप नीचे सेम प्लेस पर हो, तो कहाँ पे टेम्परेचर हाई है, कहाँ पे प्रेशर हाई है, कहाँ पे प्रेशर लो, उसको समझेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, आप समझना लास्ट कॉन्सेप्ट से काफी रिलेट कर रहा है ये पॉइंट। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, यहाँ की जो हवा है वो ऊपर जाए। अभी मैंने कहा था हॉट एयर, मैंने कहा था काम आएगा कि जो हॉट एयर होगी वो राइज करेगी, यानी कि वो ऊपर जा रही। अगर वो ऊपर जा रही है यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हवा नहीं बची है, यहाँ पे हवा कम है, हवा कम है यानी कि हवा का प्रेशर कम लगेगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, जो प्रेशर होगा वो हमारा कम होगा। पहली बात ये समझ में आ गई। अब ये ऊपर जा रही है, धीरे धीरे करके ये उड़ेगी, ऊपर जाएगी, फिर दोबारा जो क्या होगा भैया, ठंडी होगी, कूल होगी, और कूल होगी जो नीचे आके गिर जाएगी। अब अगर सारी हवा यहाँ आके गिर रही है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया है, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, सारी हवा जो है यहाँ ही गिर रही है, दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। तो मैंने क्या समझाया, जहाँ पे टेम्परेचर हाई था वहां तो प्रेशर भैया बहुत कम हो गया, और जहाँ प्रेशर बहुत कम था वहां प्रेशर बहुत हाई हो गया। पहला पॉइंट समझ में आया कि अब इसका क्या, यानी कि आप क्या समझे, टेम्परेचर, कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में हमारी एसएसटी में बच्चा क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर कहीं का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत गर्मी है, तो वहां प्रेशर बहुत कम होगा, और अगर कहीं का टेम्परेचर बहुत कम है, वहां बहुत ठंड है, तो वहां का जो प्रेशर होगा वो बेटा बहुत ज्यादा ही हाई होगा। तो ये क्या हुआ बच्चा, हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं बच्चा आप लोगों का इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बोथ दीज सिचुएशन। ये वाला आप बोलते कंडीशन, पहले ये बात ये समझ में आ गई। तो आप लोग का ये हुआ पहला पॉइंट इस वाले पेज का। आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर ये वाली बात, आप लोग यहाँ देखोगे, यहाँ पर बातें लिखी हुई है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, हाई टेम्परेचर, देखो यहाँ पे आप लोग समझो इस बात को, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, जहां पर भी हाई टेम्परेचर होगा वहां पे एयर उड़ेगी, राइज होगी, जिससे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। पहली बात, जहां पर एरिया में टेम्परेचर बहुत लो है, हवा बहुत ठंडी है वहां की, वहां पे सारी हवा आके सिंक करेगी, जिसकी वजह से हाई प्रेशर क्रिएट होगा। ये वाले पॉइंट समझ में आ गए। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट क्या है आप लोगों का, यहाँ आप लोगों से अभी बोला गया कि आगे समझ में आ गया। अब आप सोचो, जहां पर भी आप लोगों का ये प्रेशर बहुत लो हुआ, प्रेशर क्या होगा बच्चा, यहाँ पर आप लोगों का बहुत लो हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत हाई था,
ऊपर जा रही है हवा, ऊपर जाके क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, कंडेंस हो रही है, और कंडेंस होकर वो नीचे करके रेन के रूप में वापस आएगी, ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगी। यहाँ पे ये वेपर थी, वेपर से कन्वर्ट होके ऊपर जाके वाटर ड्रॉपलेट्स का रूप लेगी, और फिर ये प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर जहां पर भी लो प्रेशर होगा, जहां पर ये बच्चा आप लोग का प्रेशर लो होगा, वहां पर क्या आएंगे, क्लाउडी होगा स्काई बहुत। यहाँ पर क्या है बच्चा, स्काई जो है बहुत आप लोगों का क्लाउडी क्लाउडी सा होगा, बारिश का मौसम यहाँ पे रहेगा। टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर लो होगा, जहाँ प्रेशर लो होगा हवा ऊपर जा रही है, ठंडी हो रही है, अभी बारिश का मौसम जो है वहां पे रहेगा। अब जब यहाँ पे सारी हवा नीचे आ चुकी है, ऊपर यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा आप लोगों का क्लियर स्काई रहता है। ये एक और पॉइंट याद रखना है कि जहां पर लो प्रेशर होगा वहां पे क्लाउडी स्काई होगा, जहां पे हाई प्रेशर होगा क्या होगा बच्चा आप लोगों का, जहां पे हाई प्रेशर होगा वहां पर क्या हो जाएगा हमारे लिए, क्लियर स्काई हो जाएगा। दूसरी बात समझ में आ गई। अब एक थर्ड लाइन और लिखिए आप लोगों के, जो कि बहुत अलग है, आप लोग यहाँ पे समझो। इन दिस केस क्या पॉसिबल है, इन दिस केस क्या पॉसिबल है, भाई यहाँ से अच्छा होगा, जो भी यहाँ पे हवा है ये बहुत सारी, बिकॉज यहाँ पे तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे जो एयर है वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ से हवा यहाँ जाए, बेटर है ना, यहाँ जो हवा है वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करे, दैट मीन्स हवा जा किस लिए, हवा हाई प्रेशर वाले एरिया से हवा लो प्रेशर वाले एरियाज पे जा, इसे हम लोग बोलते हैं विंड की मूवमेंट। क्या बोलते हैं कि हमेशा जो हवा है वो ट्रेवल ही ऐसे करती है फ्रॉम हाई प्रेशर, देखो एचपी यानी कि हाई प्रेशर से लेकर के बच्चा लो प्रेशर वाले एरिया। ये तीन बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी, बहुत प्यार समझाया, समझ में ना आया दोबारा वीडियो को रिवाइड करके फिर देखना दोबारा से, समझ में आ गई वाली बात। तो हवा कहाँ जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हवा है वो भी मूव कर रही है। आई होप आपको अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। अच्छा अब देखो यहाँ पर सारे पॉइंट समझ में आ गए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहाँ पे क्या क्या क्रिएट हो रहा है, सब कुछ समझ में आप लोगों को यहाँ पे आ। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हमारा बैरोमीटर, अगर एग्जाम में आ जाता है तो क्या बोलते हैं बच्चे, इसे हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पे दिखा रखा है, देखो जो 1000 वाले एरियाज है, यहाँ पर 1000 वाला प्रेशर रहेगी तो हाई प्रेशर रहेगी, यहाँ पे 900 की लाइन में आते तो यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हवा जो है जा कैसे रही है, तो हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर की तरफ जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हवा है वो जा रही है, वो लो प्रेशर है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होगा, गर्म होकर दोबारा कहाँ आएगी, यहाँ आ जाएगी, तो यानी कि हवा मूव कैसे करती है, हाई प्रेशर से, अगेन आई एम सेइंग लो प्रेशर, और हाई प्रेशर का मतलब क्या हुआ, जहां पर भी टेम्परेचर लो होगा, लो प्रेशर का मतलब क्या हुआ, जहां पर भी टेम्परेचर हाई होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्लाउड आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, क्लियर स्काई होगा। ये कुछ बातें आप लोगों को बेसिक समझ में आ गई हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो हम लोग आगे बात करेंगे विंड वाले पार्ट। क्या बोला गया है, तो कहते हैं यहाँ पर जो विंड की मूवमेंट हम लोग समझ चुके हैं भैया, कैसे होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती है, आराम से हो सकती है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, क्या पता आपको ऐसे आराम से पत्तियां उड़ती हुई दिखे, बस कुछ नीचे गिरा हुआ दिखे, या फिर क्या पता आपको उभरते हुए दिखे, बाप एकदम से स्टॉर्म आ गई है बहुत तेज, क्या पता आप लोग को ये वाली चीज भी दिख जाए। एक और बात यहाँ पे बहुत प्यारी बात यहाँ पर कही गई आप लोगों की ज्योग्राफी में, यहाँ पर आप देखना कि जो winds आर नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन दे ब्लो फ्रॉम, लाइक देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हवा है वो जहां से चल रही होती है ना, हम यहाँ पर उसके नाम से उसका नाम रखते हैं, यानी कि फॉर सपोज अगर कोई हवा है, अगर वो हवा वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है हमारे अर्थ में, वेस्ट से ईस्ट जा रही है, तो यहाँ पर इस हवा का नाम हो जाएगा बेटा आप लोगों का वेस्टर्ली विंड्स, यानी कि वो जहां से फ्लो कर रही है, यानी कि जो उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जो उसका फ्लो ऑफ ओरिजिन है, वो जहां से फ्लो करना उसने स्टार्ट करा है, वो वहां से उसका नाम बढ़ जाएगा आपका वेस्टर्ली विंड। ठीक है, अगर वो ईस्ट से लेकर के, अगर वो हवा वेस्ट जा रही है, तो यहाँ पर फ्लो कहां से कर रही है, ईस्ट से, इसका नाम पड़ जाएगा बच्चा आप लोगों का ईस्टर्ली विंड, यानी कि जहां से हवा फ्लो कर रही होती है उसका नाम जो है उसी प्लेस पर पड़ता है। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब आगे मूव करते हैं, यहाँ पे तो क्या दिखा रखे हैं, बेसिकली आप लोग कुछ यहाँ पे विंड की स्पीड्स है और कुछ यहाँ पे कॉमन इफेक्ट दिखा रखे हैं, क्या क्या उस पर्टिकुलर विंड की स्पीड से यहाँ पर पॉसिबल है, क्या पता विंड बहुत काम चल रही हो, 0 से 1 किलोमीटर पर आवर हो तो बहुत आराम से हल्का हल्का धुआं आपको उड़ता हुआ दिख रहा है,
बहुत नॉर्मल से बेसिक चलता है। हल्की हवा चल रही है, हल्की तेज है, तो 6 से 11 किलोमीटर पर आवर की है, आपको हवा फील हो रही है, आप चल रहे हो तो आपको हल्की हल्की हवा फील हो रही है, और आपकी ऑर्डिनरी वेव यहाँ पे ऐसे हवा ऐसे लहर भी रही है, तो वो आपको फील हो रहा है, हल्का आपको आपके टच करती हुई जा रही है, फील कराती हुई जा रही है। हल्की हवा तेज चल रही है, काफी हद तक तेज, अच्छी खासी आंधी सॉर्ट ऑफ अगर आ रखा है, तो 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगा, आपको दिखेंगे जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं वो भी यहाँ पर घूम रही हैं, आप अम्ब्रेला को होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तूफान सा आगे आप ऐसे ऐसे हो रखे हो, एक तरीके से चल नहीं पा रहे हो, डस्ट स्टॉर्म आ रहा है, हल्का हल्का मुंह पे वो हो गया। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर स्टॉर्म, जो प्रॉपर तूफान आता है प्रॉपर, वो यहाँ पर आएगा करीब करीब 100 किलोमीटर पर आवर से, जब वो एक्सट्रीम जाएगा, प्लस होगा जब उससे। ऐसे केस में क्या होगा भैया, बहुत रेयरली होगा ये चीज हो पाती, होती नहीं है वैसे, एंड अगर ऐसा होगा तो बहुत ही वाइड स्प्रेड डैमेज जो है हमें देखने को मिलता है ऐसे जगह। ये हो गई ये वाली बात। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है बच्चा, विच इज कॉल्ड लोकल विंड्स। इसका नाम है बच्चा आप लोगों का सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। उसको भी हम लोग समझेंगे, काफी अच्छा टॉपिक है ये, विच इज कॉल्ड सी ब्रीज एंड आप लोगों का बच्चा लैंड ब्रीज। इसको समझाने से पहले आपको पहले यहाँ पर आप लोगों को मैं आपका पॉइंट समझाती हूँ, पहले आप लोगों को पता है, ऐसे ही आप लोगों को आप अच्छे से आप पढ़ पाओगे इस तरीके से। तो इसका सही है, ठीक है। अब देख, यहाँ हम पढ़ेंगे आप लोगों को, यहाँ बच्चा सी ब्रीज, एंड यहाँ हम लोग पढ़ेंगे बेटा आप लोगों का लैंड ब्रीज। यानी कि जो सी से एक हवा चल रही है जो कि सी से लैंड जा रही है, एक हवा जो कि लैंड से सी की तरफ जा रही है, सिंपल। अभी आप लोग पढ़ेंगे समझो, अगर मैंने बोला है सी ब्रीज, यानी कि ये मैंने क्या कहा कि वो जहां पे चल रही होगी वो सी से लेकर के लैंड की तरफ जा रही होगी, तभी जो उसका नाम क्या पड़ा है, सी ब्रीज। ये हवा क्या होगा, ये लैंड से सी की तरफ जा रही होगी, तभी इसका नाम पड़ा है हमारा लैंड ब्रिज। अभी तक आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? एक बात याद रखना है बस आप लोग, अभी यहाँ पर एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना और इसको याद भी रखना बेसिकली, क्या यहाँ पे समझा रखा है कि जो सी ब्रीज है ये आपको होती है डे टाइम, या फिर जो आपकी समर्स आ रखी होती है ये आपकी होगी नाइट टाइम पे, या फिर जो आप लोगों की विंटर्स चल रही होती। फिर वो दूसरी बात। तीसरी बात इसमें क्या होता है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली प्रॉपर्टी आप लोग याद रखना कि जो लैंड होगा, लैंड जो होगा वो जितना जल्दी गर्म होगा उतना ही जल्दी वो ठंडा हो जाएगा। यानी कि लैंड की कैपेसिटी जो है, लैंड की जो मैं कहूंगी एक नेचर है land का, वो ये है कि वो बहुत जल्दी गर्म होता है, टेम्परेचर मतलब उसका बहुत जल्दी हाई होता है जब सन की रेस पड़ती है उस पर, और रात को उतना ही जल्दी सब कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। जितना जल्दी लैंड गर्म होगा उतना ही जल्दी जो है लैंड ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टी, सी की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। जो वाटर है वो बहुत देर से गर्म होगा, आराम से वाटर पूरा गर्म होगा धीरे धीरे करके, और वो बहुत देर से ही ठंडा होगा। ये तीन बातें आप लोग पहले याद होगी। अब आगे तो सी से लैंड में क्या होगा बेसिकली। अच्छा चौथी बात क्या है, ये यहाँ पर चलती है आप लोगों की उन वाले एरियाज में जो कि कोस्टल एरियाज है, जहाँ पे आप ऑब्वियसली सी है, जहाँ पर हवा, जहाँ पे सी होगा वैसे तो हवा आएगी, सी ब्रीज वहीं चलेगी, ऑब्वियसली बात है। तो जहाँ पर जो हमारे कोस्टल एरियाज है, एरियाज है, वहां पर जो ये चलती हैं, और ये चलती किस लिए है, ताकि जो वहां का टेम्परेचर है जो उसको वो मॉडरेट रख सके, ताकि जो इसका टेम्परेचर जो है उसका वो उसको यानी कि बहुत एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो ना होने दे, वहां के टेम्परेचर को, जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं उनके टेम्परेचर को जो है वो मॉडरेट रख सके। इसके लिए जो है बेसिकली हमारी ये चलती है हवा। अब हम समझो क्या हो रहा है इसमें। देखो सीजन लैंड जा रही है, मैंने कहा दिन का समय हो रहा है, सूरज की किरणें जो है डायरेक्टली सूरज देवता हम पे बरसाए हुए हैं। ये हमारा लैंड वाला पार्ट है मान के चलो, एंड ये हमारा बेसिकली आप लोगों को अच्छा सी वाला पार्ट चल रही है। सी से लैंड क्यों जा रही है, अब देखो डे टाइम है, समर्स का टाइम है, लैंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो गया है, लैंड जो है टेम्परेचर बहुत जल्दी क्या हो गया है, गर्म हो गया है हमारे लैंड का टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं कोस्टल एरियाज पे उन्हें बहुत गर्मी लग रही होगी, और अभी तक जो सी का टेम्परेचर है, अभी तक जो सी का टेम्परेचर है वो क्या है, वो अभी लो है, अभी वो इतना गर्म नहीं हुआ है, अभी हमारी सी जो है वो ठंडी पड़ी हुई है। इन दैट केस क्या होगा, इस ठंडे वाले एरिया से हवा जो है वो यहाँ पे, ठंडे वाले एरिया से जो हवा होगी वो यहाँ पर इस तरीके से आ रही है, ताकि यहाँ का जो टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है इसको वो कम कर सके, इसको वो क्या कर सके, कम कर सके। आप लोग इसको ऐसे भी, ये समझ में आ गया, आप लोग उसको ऐसे भी समझ सकते हो, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो है वहां पे क्या होगा, प्रेशर हाई होगा, हाई प्रेशर। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, यहाँ पे होगा लो प्रेशर, हवा जो है वो ऐसे ही चलने वाली है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर।
तो हवा आ रही है, क्या होगा, ठंडी हवा यहाँ पर आएगी, गर्म हवा के पास, इसको भी वो क्या कर देगी, कूल कर देगी। इसको भी क्या करेगी, यहाँ पे जो कोल्ड विंड्स थी, कोल्ड विंड्स यहाँ पे आ रही है तो उसको हल्का हल्का ठंडा कर रही है, और फिर जाएगी यहाँ जाएगी यहाँ से जाएगी, लेकिन वो फिर चलती रहेगी ऐसे ऐसे करके, फिर ऊपर उड़ती रहेगी। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, ठंडी हवा ने यहाँ आकर यहाँ का टेम्परेचर भी हल्का ठंडा कर दिया, जैसे हम लोगों ने बोला बच्चा आप लोगों का सी ब्रीज, ये दिन में चलती है ये हवा, यहाँ पे सी से ठंडी हवा आ रही होती है लैंड की तरफ, कि टेम्परेचर बहुत हाई ना। आप देखते हो जो हमारे दिल्ली वाले एरियाज है, यानी कि नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास आसपास कोई सी नहीं है, इसलिए हमारा जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है गर्मियों में। लेकिन आप देखो तो जो हमारे जो कोस्टल एरियाज है ये वाले सारे के सारे, इनका जो टेम्परेचर रहता है बेसिकली, इनका 20, 25, 30 बस, इससे ऊपर नहीं जाता है टेम्परेचर, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स, इतना ही रहता है। वो किसकी वजह से, इसकी वजह से मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो यहाँ पे सी का पड़ता रहता है। अब यहाँ पे लैंड से सी की बात करूंगी तो यहाँ पर बेसिकली क्या चीज होंगी, यहाँ पर क्या रहेगी, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत सेम है, यहाँ पर भी कुछ बहुत अलग नहीं हो रहा है, यहाँ पर बस हल्की बहुत क्या है, तो आपने नाइट की बात करी, विंटर्स की बात यहाँ पे कर रही हूँ, तो आप मान के चलो ये वाला जो एरिया था यहाँ पर ये वाला लैंड है, एंड फिर जो यहाँ पर ये वाला सी वाला एरिया, इस तरीके से। अब रात हो चुकी है, रात हो गई यानी कि ठंडा हो गया, तो लैंड के पास जो भी हीट थी वो सब उसने वापस भेज दी, तो लैंड का जो टेम्परेचर था वो क्या हो चुका है, वो कम हो चुका है। क्या हो चुका है बच्चा, कम हो चुका है, यानी कि यहाँ पे लोगों को बहुत ठंड लग रही होगी, बहुत ठंड लग रही होगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो चुका, तो सारी हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर चुका। अब क्या होगा, यहाँ पे लोग तो बहुत ठंड लग रही होगी, इन दैट केस अभी सी का टेम्परेचर जब पूरे दिन सन पे सी पे हीट पड़ी है, अभी वो पूरा ठंडा नहीं हो पाया, वो हल्का हल्का गर्म है, यानी कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, हमारा हल्का सा गर्म, हल्का सा ज्यादा होगा यहाँ का हमारा टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब यहाँ पे सी से, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे लैंड से, अब देखो यहाँ पर है टेम्परेचर लो, यानी कि प्रेशर क्या है यहाँ पर, हाई है, यहाँ पे टेम्परेचर है हाई, यानी कि प्रेशर यहाँ पे क्या है, लो है, इन दैट केस क्या होगा, हवा भी ऐसे चलेगी ऐसे कर, ताकि इसके टेम्परेचर को हल्का ठंडा कर सके, बहुत गर्म ना हो जाए, हमारा जो सी है वो क्या हो सके, बहुत गर्म ना हो जाए। और फिर जो है हवा कहाँ से चल रही है, लैंड से जो है वो सी की तरफ जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बच्चा आप लोगों को, लैंड ब्रीज। ये हुआ आपका सी ब्रीज बेटा, और ये आप लोगों का बच्चा आप लोगों का लैंड ब्रीज, ये होता है दिन में या समर्स में, ये होता है रात में या फिर विंटर्स। या अगर एक बार चाहो तो एसएस ले लो, समझ ना आओ तो रिवाइड करके वीडियो को आप लोग दोबारा एक बार देख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक का, चलिए अब हम जो आगे की तरफ मूव करते हैं। क्या आप लोग यहाँ बोला, अच्छा एक सेकंड, कुछ रह तो नहीं गया, नहीं, हाँ ठीक है, एक सेकंड, ये देखो आप लोग यहाँ पे खुद आप लोग चाहो तो आप लोग जैसे पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे आज सच कुछ बहुत अलग नहीं लिखा हो, जो मैंने आप लोगों को पढ़ा है वही सब जो है बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप लोग उसे देखो तो एक बार देख लेना बेशक से। ठीक है जी, आगे जरा हम लोग मूव करते हैं फटाफट से अपनी वीडियो में। ठीक, अब देखो आगे क्या बात कहते हैं आपने देखा होगा कुछ वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट करते हैं काफी, एक दिन में ही काफी पैटर्न होते हैं अलग अलग, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सीजन होते हैं हमारे, कभी गर्म कभी ठंड, ये हमारे यहाँ पे यूजुअल चलता रहता है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली आपके पास आ रहा है विच इज कॉल्ड द सीजन्स इन इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया में कौन कौन से सीजन और क्या क्या बेसिकली वो होते हैं, सीजन किस किस प्रकार के हमारे इंडिया में बेसिकली हो रहे हैं। वहाँ पे देखो क्या बातें कहते हैं यहाँ पे, जो हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड है एज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्या है भैया, हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है उससे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट। तो मॉनसून आता है ट्रॉपिकल इसलिए बिकॉज जो इंडिया है हमारा वो ट्रॉपिकल वाले एरिया में आ रहा है, ठीक है, इक्वेटर से 43.5 डिग्री के अंदर जो इंडिया आता है और उससे ऊपर भी आता है, 37 डिग्री तक आता है हमारा इंडिया वैसे, बट नीचे का पार्ट उसे हम बोलते हैं अच्छा आपका ट्रॉपिकल। कहते हैं डिवाइड किसने करा है कि हमारे इंडिया के 4 सीजन को आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारे इंडिया का है, उसने जो है हमारे इंडिया को 4 सीजन में डिवाइड करा। वो कौन से 4 सीजन, सबसे पहला बच्चा हमारे पास आएगा ऑब्वियसली विंटर्स, ठंड, ठीक है, ऑब्वियसली सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, ठंड आता है। कहते हैं विंटर्स आप लोगों को, देखो ये बहुत जनरल बातें हैं, दिसंबर से लेकर के अप्रैल, अर्ली अर्ली अप्रैल तक, अब तो खैर नहीं रहता अर्ली अप्रैल तक, अब तो फैब तक ही एंड हो लेता है इसका, ठीक है। कहते हैं कूलेस्ट कोल्डेस्ट जो मंथ रहते हैं वो दिसंबर जनवरी रहते हैं, सबसे जो ठंडे महीने होते हैं, और तो अब जो है पहले वाली ठंड तो नहीं पड़ती है खैर, ये हम लोग जानते हैं, बट फिर भी जो है काफी हद तक ठंड जो है इसी टाइम पे बेसिकली हमारी रहती है। तो यहाँ पर कहा गया है जब एक ठंड, वो उस प्रकार की ठंड जब हमारा टेम्परेचर जो है वो 10 से 15 डिग्री के आसपास रहता है, इतना तो रहता है कि नॉर्मल रहता है 10 से 12 डिग्री, 15 डिग्री, 8 डिग्री, इतना भी जो है ठंड में टेम्परेचर जाता है। कहते हैं टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहता है इक्वेटर की तरफ आते आते, ये हम लोगों को बात ऑलरेडी पता।
समर्स की बात करेंगे, सेकंड हमारे पास बचा समर या फिर जैसे उसमें प्री मानसून पीरियड। ये जो है क्या रहता है आपका अप्रैल से जून तक रहता है, जुलाई तक जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक यहाँ पे रहता है बेसिकली। वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में हॉटेस्ट मंथ होते हैं हमारे अप्रैल, और हमारे नदर्न एरियाज में हमारा रहता है मई। ये कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशन है बेसिकली। एवरेज जो टेम्परेचर रहता है वो हमारा 32 से 40, और तो हमारे यहाँ तो 45, 47, 50 ये पहुंच जाता है, खासकर राजस्थान वाले एरियाज में, ठीक है। फिर जो हमारे पास आएगा बेटा आप लोगों का मानसून या फिर रेनी सीजन, जिसे हम बोलते हैं एडवांसिंग मानसून, यानी कि जब मानसून आ रहा होता है, जून से लेकर सितंबर तक ये रहता है। ह्यूमिड बहुत मौसम रहता है, बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, ऑब्वियसली रेनी सीजन है, वाटर वेपर, समझ गए ना आप लोग। ठीक है, कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और तो हम लोग हमारी कंट्री में जो धीरे धीरे करके आता है, ये लेट मई तक या फिर अर्ली जून तक बेसिकली आता है। ये नदर इंडिया में स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, यहाँ से निकलना, यानी कि मानसून तो आता है जब बारिश हमारी आती है, जब मानसून पीरियड स्टार्ट होता है तो अर्ली जून में ऐसे स्टार्ट हो जाता है हमारे यहाँ पे धीरे धीरे करके एंटर करना, और सितंबर के एंड तक जो है वहां से निकलना स्टार्ट कर देता है। साउथ इंडिया से जो है वो अक्टूबर नवंबर तक भी जो है बारिश करता हो जाता है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, इसको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे मानसून के बारे में हम लोग को पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करना है पूरा। इसे हम बोलते हैं पोस्ट मानसून यानी कि रिट्रीटिंग मानसून, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जो यहाँ से ये निकलना स्टार्ट कर देता है। जो हिमालयन स्टेट्स है वो काफी टेम्परेट जोन में आती है, यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन रहता है। तो यहाँ पे जो है कुछ एडिशनल सीजन रहते हैं, कुछ और यहाँ पे ऑटम और स्प्रिंग जैसे कुछ सीजन यहाँ पे एड ऑन होते हैं, और हमारे एटमोस्फेयर, ठीक है। यहाँ पर कहा गया बच्चा कि ट्रेडिशनली यहाँ पर से पहले की आप बात करो तो यहाँ पर इंडिया को कुछ 6 सीजन में डिवाइड करा था। इसमें यहाँ पर स्प्रिंग है, समर है, मानसून है, अर्ली ऑटम है, लेट ऑटम है और विंटर है। तो यहाँ पर 6 सीजन में जो है हमारे ये डिवाइडेड थे। 12 महीनों को डिवाइड कर रखा था 6 पार्ट्स में, ऐसा करके यहाँ पे बता रखा है हम लोगों को। और यहाँ पे दिखा रखे हैं कौन कौन से आपके देखो सीजन हुआ करते थे, और क्या क्या जो है उनकी ड्यूरेशन भी बेसिकली वो होती थी, उसको जो आप लोग को यहाँ पे दिखा रखा है। अब देखो कौन कौन से हैं, और आप लोग देखना चाहते हो अगर, तो यहाँ पे देखो सीजन्स लिखे, यानी कि ऋतु, कौन सी ऋतु की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर, वो कौन कौन से मंथ है। और मंथ अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर, देखो इंडियन कैलेंडर में यहाँ पर चैत्र का महीना, वैशाख का महीना, ये महीने चल रहे होते हैं। और ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि हम पढ़ते हैं हम लोग यूजुअली, इसे हम लोग बोलते हैं आप लोग का ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। कहते हैं वसंत ऋतु, वसंत ऋतु जो वसंत को बेसिकली हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग। तो चैत्र और वैशाख का महीना होता है जो कि हमारा मार्च अप्रैल के आसपास वो वाला होता है। ग्रीष्म यानी कि गर्मी, तो जेठ का महीना, आप लोग ग्रीष्म में काफी आता है ना जेठ, इसलिए कहते हैं जेठ का महीना, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा हमें ढक के रहना पड़ता है खुद को, पल्लू ढक के रखो, तो जेठ का महीना है। तो या फिर आषाढ़ का, तो ये मई जून के आसपास बेसिकली हम लोग ग्रीष्म ऋतु को बोलते हैं। वर्षा ऋतु, तो ये बारिश जुलाई अगस्त में आ रही है हमारे यहाँ पे, जैसे श्रवण या फिर भद्र पड़ा बोलते हैं। शरद ऋतु बेसिकली आ रही है हमारी, ऑटम इसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे अश्विनी और कार्तिक का महीना बोलते हैं इसे हम, सितंबर अक्टूबर। हेमंत ऋतु आ रही है हमारी, लेट ऑटम वाला पार्ट है, जिसे हम मार्गशीर और पौषा बोलते हैं बेसिकली, नवंबर दिसंबर वाला पार्ट है ये। एंड शिशिर ऋतु, ठंड वाली जो ऋतु है बेसिकली, मग और फल्गुन, फागुन का महीना जिसे हम बोलते हैं, जनवरी में जो आता है बेसिकली, जनवरी फैमिली का पार्ट बेसिकली इसे हम बोलते हैं। ये वाली बात समझ में आई? तो ये जो आपके पास कुछ सीजन थे जो आपको यहाँ पर बता रखे थे। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर कहते हैं डोंट मिस आउट में क्या बातें कह रखी, कहते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था, हमने देख रखा है उनके बारे में। इट इज रिकॉर्ड ऑफ साइंटिफिक मेजरमेंट, काफी उन्होंने मेजर करा है रेनफॉल को, रेनफॉल के पैटर्न्स को, और बहुत जगह उन्होंने उसको अप्लाई भी करा हुआ है कंट्री का रेवेन्यू को ठीक करने के लिए, कुछ अलग चीजें नॉट टू बी एज सच इम्पोर्टेंट करेंगे। सर समझ में आ गई बेटा? अब देखो हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, आप लोगों का बच्चा मानसून वाला पार्ट। अभी के पार्ट में हम लोग आप लोगों को काफी कुछ हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना यहाँ पर। और हम लोगों ने इस चैप्टर को डिटेल में समझ लिया है बहुत अच्छे से, लाइन बाय लाइन कंप्लीट करते हुए। बाकी यार आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच बच्चा लोग, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे अंडरस्टैंडिंग डेमोस, यानी कि डेमो के सिवा जो पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।